अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ना। आप सिर्फ उनकी आप डिप्लोमेसी देख लें ना। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है तो एक वक्त के लिए लग रहा था कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल गया। ठीक है, हाँ जी, इंडिया अफ़गानिस्तान से निकल गया। उनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स है उधर से वो उनको निकाल दिया गया। अब उन्होंने किस तरह टेक ऑन किया उसको दोबारा, वो किस तरह वापस आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जश्न मनाया गया था जब अभी जो है वो काबुल से दिल्ली की दोबारा वो ओपन कर रहे हैं, जो है क्या नाम है, फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। 90s में ना वो भी IMF के पास गए, उन्होंने $बिलियन लिए, उनके हालात भी हमारे जैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं। हाँ, ये फैसले लेने पड़ते हैं। वो जब 90s में गए ना, उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सोशलिस्ट थे उस टाइम ना, उनका नरसिम्हा राव या क्या उनका नाम था। कि हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ अपने रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, स्टूडेंट्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब अजमल। आपका नाम? मोहसिन अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, किस चीज़ की जॉब करते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। सिविल सर्विसेज में। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की जाए नेबर कंट्री या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन की बात की जाए, आपको लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हमारे रिलेशन? ये तो बात करनी पड़ेगी ना हर मुल्क के हिसाब से। तो ओवरऑल जेनेरिक से आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उस तरह तो हम किसी का कुछ नहीं कह सकते। मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया आता है, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन और नोयत के होंगे, अफ़गानिस्तान के साथ ठीक है, और नोयत के होंगे, और डिटर्मिनेंट्स भी और हैं हर मुल्क के साथ रिलेशन के। एग्री करता हूँ, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी कंट्री है उसकी पॉलिसी होती है और उसका कोई ना कोई होता है कि किसी के साथ बेहतर रिलेशन है, किसी के साथ उतने बेहतर नहीं है। लेकिन ये बता दें कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन ग्रो कर रहे हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने बोला इंडिया के साथ और होंगे, अफगानिस्तान के साथ और होंगे। अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, इंडिया के साथ भी खराब है, और अभी इवन इंटरनेशनल लेवल पे बात करें वो भी कोई कंट्री बताएं ना आप। अभी मसला ये है कि हमारे जो रिलेशंस चल रहे हैं ना, ठीक है, उसमें जो हमारे टिपिकल रिलेशंस हैं, जैसे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें जो कंट्री शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया, हमें उनके साथ ना बना के रखनी चाहिए। ठीक है, नए सिरे से हम अफ़गानिस्तान या इंडिया का इशू अभी इस हालत कंडीशन में हम नहीं हैं कि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, सऊदी अरब के ऊपर जाना चाहिए हमें। सऊदी अरब के ऊपर बात करते हैं। आपने बोला वो हमारी हेल्प करते रहे हैं, चाइना हेल्प, तुर्की की भी बात करें हेल्प। कुछ टाइम पहले तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो उसमें इंडिया ने काफ़ी हेल्प की और उनके जो एम्बेसडर ने ट्वीट किया कि भाई इंडिया आवर फ्रेंड। अभी आज की खबर ये है, सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला है इंडिया इज़ आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि मज़ीद उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, हाई लेवल रिलेशन। हम क्यों नहीं करते? हमारे होने तो चाहिए, हमारे और फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जब हम कह देते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे कुछ उनका भी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ठीक है,
तो होने तो चाहिए। बड़ी इकॉनमी है, बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हमें बड़ा एज मिलेगा। ठीक है, नंबर पे नेबर भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है, वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है, वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फ़र्ज़ करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने उसी को रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हमारे और सऊदीया के रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट, हाँ, शिया सुन्नी का तो हमारे पास है ही ना, तो लेकिन हमने ये बायलैटरल रिलेशंस को बड़ा वाइजली हमने इनको करना होता है। किसी अगर फोरम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे कि रशिया, ये यूक्रेन रशिया वार चल रही है, इस पे 2 दिन पहले वोटिंग हुई है यूएनओ में, हमने विद इंडिया और बाकी कुछ मुल्कों ने, चाइना ने इवन रशिया के ख़िलाफ़ वोट करने से अब्सटेन किया है, ना उस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दिया है, ना उसके अगेंस्ट वोट दिया है। अब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है, आपने बोला हमें बायलैटरल रिलेशन में बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट, एज ए मतलब करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की बात करें, उस रशिया का फ्रेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उनके रिलेशन है, लेकिन उसने रशिया के हक में वोट नहीं दिया। कभी उसका दिल करता है वो अमेरिका के साथ जाके डील करता है, कभी दिल करता है रशिया के साथ डील करता है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर सऊदीया के साथ डील करेंगे तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, ईरान के साथ करेंगे तो सऊदीया नाराज़ हो जाएगा, चाइना के साथ करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के साथ करेंगे तो ये हम ही क्यों? सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि इंडिया की इकानमी $3 ट्रिलियन की है, 6 की हो चुकी है, वो 5वीं बड़ी इकानमी है। अगर नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकानमी है, ठीक है, और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ठीक है, जब फाइनेंस आपका आज़ाद होता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती है। हमारे पास जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्योंकि फाइनेंस हमारा आज़ाद नहीं है, हमने IMF की माननी है, और IMF जो है वो अमेरिका में वाशिंगटन में बैठा है, ठीक है, IMF के दी हुई पॉलिसी के मुताबिक हमने चलना है। तो ये बड़े फैक्टर्स होते हैं बायलैटरल रिलेशन में। सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है आपका फाइनेंस। अब जब हमारे पास मुश्किल वक्त आता है तो हम सऊदीया की तरफ भागें, और जब इंटरनेशनल फोरम्स की बात आए और हम सऊदीया के अगेंस्ट वोट करें, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर ईरान, आपने बोला फाइनेंस काफ़ी हद तक मैटर करता है, नो डाउट काफ़ी हद तक मैटर करता है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने, जिन कौमों ने अपने आप को स्टेबल करना हो, आपको नहीं लगता कि उन्हें मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं? जैसे ईरान की बात कर ले, वो तो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था। की तो बात ही ना करें ना, हम कौम थोड़ी, हम तो लोगों का जत्था है, हजूम है। तो कौम जब बनेगी तो फिर कौम कैसे बनेंगे? मतलब को एक पाकिस्तानी कैसे बनेंगे? ये मतलब ये है कि अभी हम बटे तो सारे हैं ना जी, पाकिस्तानी है, यूनाइटेड पाकिस्तानी कैसे होगा? 2 कौमी नजरिया 1971 में ही खत्म हो गया था, 2 कौमी नजरिया को भी आप लिए बैठे हैं। बिल्कुल यही बात है। बेहतरी आपके ख्याल में कैसे आ सकती है? कैसे हम अपने रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं? पहले तो अपनी इकॉनमी मजबूत करना सबसे बड़ी बात। सॉरी, सिर्फ इकॉनमी में, पंजाबी में कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, ठीक है। आप अपनी फाइनेंस बेहतर करें, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको उठाएं। आपने चाइना ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह कर दी है। अब वज़ीराबाद या गुजरांवाला जो छुरियाँ चाकू तो सिर्फ वो हमें नज़र आती है ना, गुजरांवाला, और ये जो GT रोड वाला सारा जो आप कह लें कि एरिया है, ये इंडस्ट्रियल हब था किसी दौर में,
ठीक है। अब वहाँ पे जाके देखें, अब वो प्लांट बंद हुए हैं। अब वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी, हाँ जी, ऐसे ही है। मैं खुद गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से एग्रारियन एक एग्रीकल्चर सोसाइटी थे हम, एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं है। कि आज हमें गंदम भी बाहर से लेनी पड़ रही है, चावल भी बाहर से ऐसे ही है। तो जब आप हर चीज़ बाहर से मंगवाएंगे तो फिर डॉलर तो लगेंगे ना जी, और डॉलर जब आएंगे नहीं तो लगाएंगे आप कहाँ से? आपके ख्याल में मेरे भाई के जो इन्होंने बात की है कि फाइनेंस बेहतर होगा तो ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, आप इससे एग्री करते हैं? ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप आज़ाद फैसले कर सकते हैं। ठीक है, जब आप क्राइसिस में होंगे तो फिर तो नॉर्मल हालात ही नहीं होंगे, उसमें आप ये नहीं सोच सकते, फिर आपके पास चॉइस नहीं होती कि मैंने इसको वोट करना है उसको करना। आप जिसके डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम डिपेंडेंट हैं कई कंट्रीज़ के, तो फिर हमें उसी ब्लॉक में जाना पड़ता है। यार वो ऐसा ही है ना, मैं आपको नहीं लगता कि पॉलिसीज बड़ी मैटर करती है? पॉलिसी ये ना इंटरनेशनल सिस्टम भी ऐसे ही होता है जैसे गांव का सिस्टम होता है, सोसाइटी एड अप होती है। विलेज है, जिस तरह एक गांव में चौधरी होता है ना, जिस चौधरी ने जिसको कमी रखा हुआ है ना, कमी ने उस चौधरी का ही काम करना है, जिसको महीने में के पैसे देता है। ठीक है, तो ये सीन है। तो अगर हम पैसे कहीं और से लें और काम किसी और का करें कि हमने अपनी मर्जी से रिलेशन रखने हैं, तो वो अभी जो है मेरे ख्याल में हमारी बहस बनती ही, मतलब कंपैरिजन नहीं बनता पांचवी बड़ी इकॉनमी तीसरी बड़ी इकॉनमी से, या फिर यूरोपियन इकॉनमी। कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं रहे, ये मैं बड़ी दफा क्लियर कर चुका हूँ कि कंपैरिजन नहीं, सीखने की जरूरत है। जो पॉजिटिव पॉलिसीज हैं, बेहतर पॉलिसीज हैं, वो कैसे? अब आप कह रहे हैं पांचवी बड़ी इकॉनमी से कंपैरिजन नहीं, इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इंडिया शुरू दिन से पांचवी बड़ी इकॉनमी थी, इंडिया शुरू दिन से 5 ट्रिलियन की इकॉनमी। यार 70s की आप अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जब हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो इकॉनमी हमारी भी बूस्ट की है। ठीक है, आप देखें 1970 तक जो 5 साल प्रोग्राम चले ना वो पूरे हुए हैं। ठीक है, 5 साल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थे, तरक्की के प्रोग्राम थे, वो पूरे हुए हैं। जैसे ही माशाल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंट आना शुरू हुई है, जिसको सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप कह सकें, तो उसके बाद कोई भी प्रोग्राम 5 साल तरक्की का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कि आपने बोला ना कि उनके साथ कंपैरिजन ना करें, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि यार उनके साथ क्या वो पहले दिन से पांचवी बड़ी इकॉनमी थे? आपके 1958 तक 9 वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर 9 वज़ीर आज़म है, और अभी आपका मेरे ख्याल में 23वां वज़ीर आज़म है, और कोई पता नहीं कितने दिन के लिए। और उनके मेरे ख्याल में टोटल मिला के जितना हमारे जितनी एज है ना उनकी भी, उनके 9 या 10 वज़ीर आज़म बने। हाँ जी, ऑलमोस्ट 9। ठीक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वो जरदारी साहब कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, वो सही कहते हैं। 90s में ना वो भी IMF के पास गए, उन्होंने $1 बिलियन लिए, उनके हालात भी हमारे जैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं उनके साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं। हाँ, ये फैसले लेने पड़ते हैं। वो जब 90s में गए ना, उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सोशलिस्ट थे उस टाइम ना, उनका नरसिम्हा राव या क्या उनका नाम था। तो लेकिन उन्होंने अपने नज़रियात से हट के ना, उन्होंने एक मतलब काबीना को साथ मिलाया, जो फैसले उन्होंने किए उन्होंने लिए फैसले। ठीक है, तो हमें भी उस तरह की चीज़ें करनी पड़ी। वो एक दफ़ा गए हैं IMF के पास, हम 25 दफ़ा तकरीबन हम 22 दफ़ा जा चुके हैं। अर्जेंटाइन है वो हमारी तरह, वो भी इतनी दफ़ा जा चुका है। ठीक है, तो बांग्लादेश है वो भी। हाँ, तो ये है कि जाना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, हमें उनके साथ इस हद तक कंपेयर करना चाहिए कि जब उनके हालात थे तो उन्होंने भी हमारी तरह, हाँ, उन्होंने क्या फैसले लिए। ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मुश्किल वक्त आज हम पे है, अल्लाह ना करे कल किसी और कंट्री पे आए, लेकिन यह है कि मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेंगे तो इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे। अदरवाइज हम तो कहते जाएंगे हम मुश्किल में हम अब आप माने हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिसीज को मैटर, पॉलिसीज मैं कंपैरिजन उस सेंस में नहीं कहा। कंपैरिजन आपको इकॉनमीज को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। बाकी रही बात मुश्किल फैसले हर दौर में लेने पड़ते हैं। ठीक है, और हर दौर में कोई ना कोई डिटर्मिनेंट ऐसा मौजूद होता है जहाँ पे आपको मुश्किल फैसले, और इधर सबसे बड़ा अब ये है कि इकॉनमी है, इकॉनमी के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक इशू ये भी है हमारे इधर, वो हमेशा से ही रही है यार, वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमेशा से ही रही है। लास्ट में बस ये बता दें, जब तक ये पॉलिटिकल कल्चर ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि आपने बोला कि भाई इकॉनमी में नहीं कंपेयर कर सकते, तो क्या हम डिफेंस हो गया या ये चीज़ें हो गई जिसमें हम बॉर्डर पे स्पोर्ट्स में नो डाउट कंपैरिजन होता है, कहीं ना कहीं पे हमारा दिल करता है कि हम कंपैरिजन करें, लेकिन
जो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं फिर इकॉनमी से नहीं जुड़ी होती, डिफेंस हो गया या कुछ भी हो गया, हम वहाँ पे तो बड़ा बड़ा तो मैंने आपको इसलिए एक ब्रॉडर टर्म दी है ना, इकोनॉमी। आप ले लें इकोनॉमी और लिख बैठ के सोचें सारी चीज़ों को। कहीं ना कहीं लिंक करती है। जैसे अभी तुर्की की उन्होंने बात की है, अगर हम अच्छी चीज़ बेचते, अच्छी तरह हेल्प करते तो शायद हमें वो लेकिन उसमें ना मेरा ख्याल है इसको किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लिया जा सकता है। देखें, हमारे पास फ्लड आया, उन्होंने हमारी हेल्प की, ठीक है। हमारे पास हमारे अभी क्या कंडीशन है? 2005 में जब हमारे जल्जला आया था, अर्थक्वेक आया था, तो सबसे ज़्यादा शायद तुर्की ने हेल्प की। हाँ, अभी उनके पास ये जो एक नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है, ठीक है, इन्होंने सामान दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा हुआ है कि ये सामान इन्होंने भेज, भाई उन्हें सामान से मतलब है, वो यूजेज में आ रहा है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, आगे इस्तेमाल। ये सवाल पैदा होता है ना कि इतने दिन ये इधर पड़ा क्यों रहा? वो गल तो नहीं है ना भाई, फुफा ने एक शादी से सूट देता है तो वही सूट अगली शादी से फुफा ने वापस दे दियो। बाद में क्या पॉजिटिव सोचो। सर ये जो आपने बात की है, ये है कि इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया, ठीक है ना, कि सिंध वालों को मिल गया, सिंध वालों को मिल गया जो इन्होंने उधर वापस भेज दिया। वही बात है ना, ये दो मुल्कों के रिलेशन है, यहाँ पे आपको अपना सॉफ्ट इमेज रखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आप देख रही होती है, खास तौर पे जब तुर्की की बात कर ले। ये दौर ही जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आपकी बात कही हुई कहीं तक जाती है और आप इंटरनेशनल फोरम पे आपकी एक रिस्पेक्ट होती है। ये कोई वो छोटी चीज़ तो नहीं है कि आप सामान उधर से आया और फिर वापस आपने भेज, मुल्क का इमेज खराब होता है इसमें। खैर आप इनका अपना तो है नहीं कोई इमेज, तो मुल्क का इमेज तो मुल्क का मतलब ये, और इमेज हमारा खराब होता है। ये बताएं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से रिलेशन बेहतर कर रहा है मुस्लिम कंट्री से। पहले तो हम कहते थे ना वो नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन है, अब तो तुर्की ले लें, आप सऊदीया ले लें, आप दुबई ले लें, आप जितने मुस्लिम कंट्रीज ले लें उनके साथ, ईरान के साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ना। आप सिर्फ उनकी डिप्लोमेसी देख लेना। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है तो एक वक्त के लिए लग रहा था कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल गया, ठीक है। हाँ जी, इंडिया अफ़गानिस्तान से निकल गया, उनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स है उधर से वो उनको निकाल दिया गया। अब उन्होंने किस तरह टेक ऑन किया उसको दोबारा, वो किस तरह वापस आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जश्न मनाया गया था जब अभी जो है वो काबुल से दिल्ली की दोबारा वो ओपन कर रहे हैं, जो है क्या नाम है, फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं, ठीक है। उनके जो उनसे आर्मी पर्सन है वो इंडिया से ट्रेंड हो, कैडेट ट्रेंड होके आ रहे हैं, उनका बहुत कुछ वहाँ से आ रहा है। उन्होंने प्रॉपर अपने बजट में, इंडिया वालों ने अफगानिस्तान के लिए बजट रखा है। ये एक बड़ी बड़ी फ्रेंडशिप वाली और बड़ी बात है। और इंडिया का अगर रशिया के साथ देखें, रशिया का स्टार्ट में मतलब जब ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चला है, किस तरह उन्होंने बैलेंस रखा है अपना रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ें वो बात फिर वही आ जाती है, इकॉनमी पे बात आती है। जिस वेले ऐसी दाने अमेरिका को लेने तो मननी भी तो होती है ना जी। अच्छा लगा बात करके। कहीं ना कहीं मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकें, ये बता सकेंगे अब लोगों की, खासतौर पे यूथ की, स्टूडेंट्स की सोच बदल रही है। अब हम पॉजिटिव सोचते हैं और आने वाले टाइम में हम रिलेशन बेहतर करेंगे। सर हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने कोई ना कोई जिम्मेदारी लगा के भेजा, ठीक है। अगर मैं कोई गवर्नमेंट सीट पे जॉब पे बैठा हूँ ना, तो मेरी कुछ ना कुछ जेडीज़ हैं, जॉब ड्यूटीज़ हैं। अगर वही मैं अपनी कर लेता हूँ ना, तो वो भी खिदमत खल्क है और अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में उसी मकसद के लिए भेजा है, और वो अगर ईमानदारी से कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप क्या कहना है? ये दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा एक गरीब मुल्क है, वो हमें पे करता है, हम तनख्वाह लेते हैं, हमें अपनी सर्विसेज देनी चाहिए जितनी हम दे सकते हैं, ठीक है, जितने उस पैसों में। दूसरा ये है कि हमारा जो है अपना एक सब्जेक्टिव लेवल पे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कोई अगर फॉरेनर हमारे मुल्क के बारे में कोई उस तरह का कोई कमेंट कर रहा है तो उसका हमें अच्छा पॉजिटिव हाँ उसको बताना चाहिए कि यार इस तरह के हम नहीं हैं ना, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, तो इससे ये आप अपना एक सब्जेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके, काफ़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही, और इसके अंदर मैं 100% एग्री करता हूँ। एक तो हमें अपनी जो ड्यूटी है, अगर कोई जॉब कर रहा है वो पूरी करनी चाहिए। सेकेंडली, सोशल मीडिया को हम नेगेटिव वे में बहुत यूज़ करते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीम्स वायरल हो जाती हैं, लेकिन लोर दा पावा अख्तर लावा वायरल हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई जॉब कर रहा है तो वही मैंने कहा कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी दे के भेजा है, ठीक है। चाहे वो कोई स्टूडेंट है, उसकी अपनी एक ड्यूटी है,
उन ड्यूटीज़ को। ठीक है। इन ड्यूटीज़ के साथ साथ हमें सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिलेशन नज़र आ रहे होते हैं। लाइक इंडिया की खास तौर पे बात करें, बहुत से लोग पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग वहाँ के लोगों को देखते हैं। तो हमें ऐसी गुफ्तगू रखनी चाहिए, ऐसा गेस्चर देना चाहिए कि पता चले अब पाकिस्तान की सोच बदल रही है, पाकिस्तान की यूथ की सोच बदल रही है। अच्छा लगा बात करके, आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम मक्की। आसिम मक्की, क्या करते हैं आप? मेरा एक छोटा सा सेटअप है जी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशंस का। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, गाड़ियों के हवाले से पहले तो वैसे टॉपिक हो रहा है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, लेकिन आपके बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। क्या वजह है कि दिन ब दिन गाड़ियों की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में टैक्स में इजाफा होता जा रहा है? डॉलर फ्लक्चुएशन और इंपोर्ट ना ओपन होना। जब इंपोर्ट नहीं आ रहा, मार्केट में एक चीज़ की डिमांड है लेकिन अगर उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की वजह से जो है उसके रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से गाड़ियाँ महंगी हुई हैं। महंगी नहीं, बहुत महंगी होती जा रही हैं। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, नेबर कंट्री हो या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री हो, आपको लगता है कि कोई, अगर मैं पूछूं 2-3 कंट्रीज ऐसे बता दें जिनके साथ रिलेशन हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं? बेहतरी की तरफ तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया का टूर लगा कर आ गया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान नहीं गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा ना तो इस पूरे साउथ एशिया में, एशिया के अंदर अमन होगा, तिजारत चलेगी। क्योंकि जितनी आपकी वस्त एशियाई रियासतें हैं वो रोड गो थ्रू होना अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अभी जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, टीटीपी बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है अफगानिस्तान से। यानी हमें नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोच रहे, हम कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। आप देखें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी, हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियाँ थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर लिया। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते। आपने ईरान की बात, माजरत के साथ हमारी इकोनॉमी 2 दफ़ा जो है ना, मैं नवाज शरीफ साहब का सख्त नाकिद हूँ, लेकिन उनके लास्ट टेन्योर में भी जैसे ही जीडीपी आपकी ग्रोथ करने लगी थी तो उनकी भी टांग खींच ली गई थी। इमरान खान 2 साल मुसलसल 5%, 5.5, 5.6 समथिंग लाइक यहाँ पे जाके क्लोज करता है, उसकी भी टांग खींच के उतारे। तो हमें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गरीब और अनएजुकेटेड रखा जा रहा है। इंडिया की बात करें, वो भी कि एक टाइम था और बहुत पुराना टाइम नहीं है। इंडिया की बात करना चाह रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा इस्तेमाल होता था कि तुम टके के आदमी नहीं हो। अब हम 3 टके के लोग नहीं हैं। वो अगर 1 टके की नहीं रहे तो हम 3 टके से भी गिर गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इस हाल में पहुँचाने वाला कौन है? अगर अफगानिस्तान की बात करें, उनकी करेंसी भी हमारे से बेहतर है। और हम इंडिया से बात करें, वो जाहिर बात है इंडिया की बात तो अब बहुत आगे चली गई, लेकिन मैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करने वाला था। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल दुनिया में खड़े होकर कहता है कि इंडिया के मुफादात के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो न्यूट्रल रह गए, जबकि हमारी यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी बनी कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, उसकी रशिया की मुखालफत की, जिसकी वजह से हम तेल से, गैस से, इन चीज़ों से महरूम रह गए। जो बेहतरीन वक्त था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, उस पर भी अगर आपको 30% लेस मिल जाता तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पैदा ही नहीं होनी थी। पेट्रोल 150 रुपए का था, तब हमें 70 रुपए का मिलना था, और 120-30 रुपए बैरल जो है ना वो डॉलर पे पहुंचा हुआ था। तो आज जब वो 80-82 रुपए पे पहुंचा हुआ है, हम 250 रुपए लेने पे मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये 22 करोड़ आवाम जो खते गुर्बत से नीचे पहुंच गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसके हाथों पे हम अपना खून तलाश करें? अब आपने पहले बात की थी मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना,
मोबाइल इंडस्ट्री जो है, जो व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। वैसे माजरत के साथ पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ही कहाँ है? सारी गाड़ियाँ जिधर जिधर भी देख लें पाकिस्तान में गाड़ी, वो तो किसी बाहर की कंपनी की है, मल्टीनेशनल कंपनी की। पाकिस्तान की तो कोई कंपनी है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं। जो इन्वेस्टर है ना, पहले एक वक्त इन्वेस्टमेंट चल रही थी प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर पाबंदियां लगी वो व्हीकल के अंदर आ गए, व्हीकल से प्रॉपर्टी पाबंदियां लगी, अब बिजनेस में तो है ही कुछ नहीं, तो लोगों ने सोना खरीद लिया, सोना मार्केट में शॉर्ट हुआ तो डॉलर खरीद लिया। ये पॉलिसी कौन बनाएगा? ये जो इन डाकुओं चोरों ने जो अपने खजानों के अंदर या अपनी टैंकियों के अंदर पैसा रखा हुआ है, ये पैसा कौन निकालेगा? प्रॉब्लम तो ये देखें, हम किसी मुल्क के साथ, अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए आपस में यही बात कर रहे थे कि लोग जब किसी दूसरे से मिलते हैं ना तो पूछते हैं कि आप कमाते क्या हैं, यानी आप किस बिजनेस से रिलेटेड हैं, ताकि उस हिसाब से उसको इज्जत दी जाए। अगर आपके मुल्क के अंदर उस लेवल से बात की जाए, उस तरीके से बात की जाए, उसके एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। आज सऊदीया के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमारा फ्रेंड है और हम चाहते हैं कि रिलेशन मजीद बेहतर किए जाए। तुर्की ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया हमारा, हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है, और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हर मुल्क खड़ा हुआ है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नज़र नहीं आ रही। कौन सी इंडियन, टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने, देखें ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं इवन उन्होंने बैन किया हुआ है नहीं, बैन नहीं, ये जिस वक्त एग्रीमेंट्स होते हैं ना 5 साल 10 साल 15 साल के चलते हैं, तो तब हमारी जो है ना वो उस वक्त रजीम चेंज हो रही थी, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी, हुकूमतें चेंज हो रही थी, इस पे पर्चा हो रहा था, वो गद्दार हो रहा था, वो नाअहल हो रहा था, कोई नंगा भी हो रहा था और किसी के नाखून खींचे। माजरत के साथ अब आपके चैनल पे जो है ना वो मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त दिल दुख रहा है जनरल अमजद शुएब साहब के लिए, कि अगर वो शख्स भी मुहिब्बे वतन नहीं है ना तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सबको मार दो, सबको मार दो। अगर जनरल अमजद शुएब मुहिब्बे वतन नहीं है तो मैं भी नहीं। ऐसे ही है। बड़ा अच्छा लगा जी, इन्होंने जो बात की है वो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और बहुत पाए की बात करते हैं, और बड़ी बात यह है वो उस इदारे के साथ मुंसलिक, उस इदारे के साथ अटैच रहे हैं जिनको शायद सर्टिफिकेट जिनके पास है मुहिब्बे वतनी का, और वही अब मेरा ना रुआं खड़ा होना शुरू हो रहा है इस वक्त ये बात करके कि वो शख्स जो आपके अंदर कौमियत पैदा कर रहा था, पाकिस्तानियत पैदा कर रहा था, हकीकत दिखा रहा था। और यानी मैं कहना चाहता हूँ कि वो अभी पिछले दिनों DGISPR ने बयान दिया है कि ना जो है ना कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है। बेशक कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फ़ौज इस कौम के पीछे खड़ी हुई है, वो भी हमारे साथ उसी तरह खड़े हो जाए ना जैसे हम उनके साथ खड़े हुए। बात है। हम यहाँ पे कहा करते थे कि जहाँ पे इनका पसीना गिरेगा ना हम वहाँ पे इनके लिए अपना खून बहाएंगे, और आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम जब छोटे थे कहीं से आर्मी की गाड़ी गुजरती थी तो हम चाहते ना चाहते सल्यूट करते थे, लेकिन आज जो सिचुएशन है थोड़ी सी अजीब हो चुकी है। लास्ट में बस वाइंड अप करते हैं इस गुफ्तगू को, फिर इनमें से 22 में से अगर कोई बात करना चाहे तो उनसे करेंगे। मुझे बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें हमने क्रिटिसाइज भी कर लिया, गवर्नमेंट को भी, अदारों को भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर लिया, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? बात बताऊँ, प्रॉब्लम ये देखें, चीज़ें जो है ना इन्फ्लेशन की तरफ है, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका हुआ है। मुझे टैक्स देने से कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है ना, आप रगों का खून भी नहीं छोड़ दें, लेकिन मुझे बता दें 6 महीने बाद मेरा मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुझसे जो लेना ना, जो लेना है मुझसे ले लें, मेरे यानी एक आबाई घर है वो भी ले लो, लेकिन मुझे बता दो कि मेरे बच्चे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहेंगे, उनको इलाज की सहूलत मिलती रहेगी, उनका मुस्तकबिल सेफ होगा। जो करना कर लो। कल को हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे आप टैक्सेस आपने 18% GST किया ना, आप इसको 50% कर दो। आप 10% इनकम टैक्स ले रहे थे, आप इसको 50% कर दो। मुझे टाइम फ्रेम दे दो कि 2 साल के बाद हम तुम्हें वही सहूलियात देंगे जो हम यूरोप में दे रहे थे। ये देखें जी, ये है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ हर बाशऊर जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखता है पाकिस्तानी, वो यही बात करेगा कि भाई हम खून देने के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, जितनी भी अब गुर्बत हो जाए, जितनी महंगाई हो जाए, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमें फ्यूचर बेहतर नज़र आए। कायदे आज़म के बाद ना मसीहा की तलाश में है, हमें एक चीफ जस्टिस मसीहा नज़र आता है, हम उसके साथ चल पड़ते हैं, जो हमें थोड़ी सी उम्मीद दिलवाता है। हमें मुशर्रफ साहब के बाद मियाँ साहब तशरीफ़ लाते हैं, हमें मसीहा नज़र आता है, हम मियाँ साहब के साथ चल पड़ते हैं। हमें इमरान खान में मसीहा नज़र आता है, हम इमरान खान के साथ चल पड़ते हैं।
लेकिन कहीं तो किसी को तो काम करने दिया जाए। इसके अंदर एक थोड़ी सी इशू ये नहीं है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमें 2-3 नारे बस बता दिए गए हैं, मतलब सिर्फ 2-3, कोई या तो कश्मीर का या मजहब का, ये 2-3 नारे, या फिर यहूदी हमारे खिलाफ हैं, पूरी दुनिया, हम एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ये 3-4 बातें मैं कश्मीरी, अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। ऐसे ही देखिए ना, उधर गंदम, उधर पता है आपको क्या रेट है इस टाइम आटे का, फ्यूल क्या क्या रेट है। ये हमारे पास कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, ये साथ जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या। और हम नारा लगाते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनसे हम पूछें तो वो क्या कहेंगे? सर यानी हम जिस वक्त भी बॉर्डर एरियाज़ पे सैर वगैरह करने के लिए जाते हैं, हमें पता है कि 12,000 फुट तक इंडिया ने रोड बना दी हुई है, जहाँ पे उनकी आर्मी जो है वो सहूलत के साथ रह रही है, और हम यहाँ पे अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सके हैं। और ये लोगों को अब चीज़ें पता चलने लगी हैं सोशल मीडिया की वजह से, या ओवरऑल जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं, आप जहाँ जाते हैं आपको पता चलता है, आप ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते। रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी पाकिस्तान के अदारे हैं, जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या कोई और है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब ये चूरन बेचना बंद कर दें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब लोगों को अवेयरनेस दें, एजुकेशन दें, हेल्थ दें। ये जो बात करेगा उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये गद्दार है, चाहे वो मेजर अमजद शुएब हो, चाहे वो फिर हमारे अरशद शरीफ हो, या फिर कोई भी हो। जब कोई बात सच की करेगा वो गद्दार कहलाएगा। इसलिए मजीद गुफ्तगू को नहीं बढ़ाते, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप जो बातें थी लोगों की वो आप तक पहुंचाई। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे तभी बेहतर होंगे जब हमारे यहाँ पे आपस में यूनिटी आएगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब पूरी दुनिया को पता होगा कि पाकिस्तान से अगर रिलेशन बेहतर करने हैं तो उस प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। ये नहीं पता होगा कि हम रिलेशन बेहतर करने हैं तो हम आर्मी चीफ से बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, या कोई और अदारे हैं उनसे बात करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।